इसके बाद प्रिय छात्रों, संज्ञा प्रकरण का प्रसंग चल रहा था और पिछली कक्षा में आप लोगों को प्रत्याहार बनाने के बारे में हमने विस्तृत रूप से प्रकाश डाला और ये बताया कि प्रत्याहारों की संख्या कुल 42 है। फिर अगला सूत्र महर्षि पाणिनि ने लिखा, उकालो जरस्व दीर्घ प्लुतः। कहा ऊश्च 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 इति वह वाम काल इव कालो सोच क्रमात् हरस्व दीर्घ प्लुतः प्रत्येकम उदात्तादि भेदेन त्रिधा। का ऊ और ऊ के उच्चारण काल के समान जिस स्वर का उच्चारण काल होता है वह क्रमशः ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञक होता है। यहाँ काल का अभिप्राय उच्चारण में लगने वाले समय से है। काशिका में लिखा है कि ऊ, दीर्घ ऊ और प्लुत ऊ क्रमशः एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक है। एक मात्रो भवेत् ह्रस्वः, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयः व्यंजनम चार्धमात्रकम्। एक मात्रा वाला स्वर जो है ह्रस्व होता है, दो मात्रा वाला स्वर दीर्घ होता है, तीन मात्रा वाला स्वर प्लुत होता है। व्यंजनम चार्धमात्रकम्, आधी मात्रा वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं। अब उदात्तादि संज्ञा के बारे में बताते हैं। कहे उच्चैरुदात्तः ताल्वादिषु सभागेषु अस्थानेषु ऊर्ध्वभागे निष्पन्नो अनुदात्त संज्ञा स्यात्। कंठ तालु आदि उच्चारण स्थान के जो ऊपर वाले भाग से बोला जाता है उसे उदात्त कहते हैं। कहने का भाव यह है कि कंठ तालु आदि स्थानों के ऊर्ध्व भाग से जिस स्वर का उच्चारण होता है वह उदात्त संज्ञक होता है। अर्थात जब कंठ तालु आदि स्थान पर भीतर की वायु का आघात होता है तब वर्णों की उत्पत्ति होती है। जिस स्वर का उच्चारण अपने निर्धारित स्थान के ऊपर से होता है वह उदात्त होता है। जैसे ई का उच्चारण स्थान है तालु, जब उसका उच्चारण तालु के ऊपरी भाग से होता है तब उसकी उदात्त संज्ञा होगी। फिर कहा कि अनुदात्त संज्ञा नीचैरनुदात्त। कहा कि ताल्वादिषु सभागेषु स्थानेषु अधोभागे निष्पन्नो अच अनुदात्त संज्ञा स्यात्। कहा तालु आदि स्थानों के नीचे भाग से जिस स्वर का उच्चारण होता है वह अनुदात्त संज्ञक होता है। कहने का भाव यह है कि जिस स्वर का उच्चारण अपने निर्धारित स्थान के निचले भाग से होता है वह अनुदात्त होगा। इसका प्रयोग वेदों में नीचे पड़ी हुई रेखा से किया जाता है। जैसे अ लिख दिया जाए, अ के नीचे एक रेखा खींच दी जाए। स्वरित संज्ञा किसकी होती है? कहा समाहारः स्वरितः। कहा उदात्तानुदात्तत्वे वर्णधर्मो समाह्येते यत्र सोच स्वरित संज्ञा स्यात् स नवविधो अपि प्रत्येकम अनुनासिकानुनासिक त्वाभ्याम द्विधा। कहा जिस स्वर का उच्चारण उदात्त और अनुदात्त के समाहार से होता है उसे स्वरित संज्ञा कहते हैं। अर्थात जिस स्वर का उच्चारण तालु आदि स्थान के मध्य भाग से होता है उसे स्वरित कहते हैं। इसका प्रयोग वेदों में ऊपर खड़ी रेखा द्वारा किया जाता है। जैसे अ लिख दिया जाए उसके नीचे खड़ी रेखा खींच दी जाए। 9 प्रकार का वह अच अब अनुनासिक और अननुनासिक के भेद से 2 प्रकार का हो गया। अनुनासिक किसे कहते हैं? कहा मुख नासिका वचनोनुनासिका। मुख सहित नासिकयोच्चार्यमारो वर्णो अनुनासिक संज्ञम स्यात्।
मुख सहित नासिका से बोला जाने वाला वर्ण अनुनासिक संज्ञक होता है, अर्थात जिस वर्ण का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है वह अनुनासिक कहलाता है। जैसे य म ङ ण न, इन पांचों वर्ण या ये पांचों वर्ण मुख और नासिका दोनों से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें अनुनासिक कहते हैं। तो इस प्रकार से अ ई उ री एषां वर्णानां प्रत्येकम 18 भेदा। अ ई उ री, इनमें प्रत्येक वर्णों के 18 भेद होते हैं। लृ वर्णस्य 12, लृ वर्ण के 12 भेद हो जाते हैं। कहा कि तस्य दीर्घा भावात, लृ वर्ण का दीर्घ नहीं होता है। एचामपि 12, एच ए ओ ऐ औ के भी 12 भेद होते हैं। तेषाम ह्रस्वा भावात, उसका ह्रस्व नहीं होता है। अब सवर्ण संज्ञा किसकी होती है? कहा कि तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। कंठता, कहा कि आस्यश्च प्रयत्नश्च इति आस्य प्रयत्नौ तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ यस्य तत् तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्ण संज्ञम स्यात्। यानी जिन वर्णों के तालु आदि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न ये दोनों ही समान होते हैं, वे एक दूसरे के सवर्ण संज्ञक होते हैं। जैसे चकार और छकार का उच्चारण तालु से होता है, दोनों का आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट है, अतः उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न एक होने के कारण चकार और छकार परस्पर सवर्ण संज्ञक हो जाएंगे। फिर एक वार्तिक इन्होंने दिया कि लृ वर्णयोर मिथः सावर्ण्यम वाच्यम। री और लृ वर्ण का उच्चारण स्थान भी भिन्न होने पर भी परस्पर सवर्ण संज्ञक होते हैं। अगली कक्षा में आप लोगों के वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में प्रकाश डाला जाएगा।